नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की। हमने आर्थिक कल्याण का अर्थ देखा, उसके बाद आर्थिक कल्याण को और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की स्थिति में आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो दो कारकों की हमने चर्चा कर ली थी, कीमतों में परिवर्तन का और एक जो है उपभोग में पैटर्न में परिवर्तन का, तो काम करने की दशाओं का। अब हम तीसरा चर्चा कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय का। तो राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक विश्वसनीय सूचकांक नहीं हो सकती है अगर प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में नहीं रखा गया हो। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे करके। तो ये संभव है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ जनसंख्या भी समान गति से बढ़ गई है, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगी, वो स्थिर बनी रहेगी। तो इससे प्रति व्यक्ति के कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है और उसके विपरीत, यानी कि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो जाती है, और ये इसके विपरीत भी, यानी कि वाइस वर्सा भी। ये संभव है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई हो, लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और उपभोग सामानों के उत्पादन में कमी के कारण उपभोग के सामानों की कमी हो गई है, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद भी आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। यानी कि सीधा सा संबंध राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण का किससे है? उपभोक्ता के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से। तो अगर उनका उत्पादन नहीं बढ़ता है और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोगों का आर्थिक कल्याण पूंजीगत वस्तुओं पर नहीं बल्कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता सामानों पर निर्भर करता है। इसी तरह जब युद्ध के समय में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि युद्ध के दिनों में देश की पूरी उत्पादन क्षमता युद्ध सामग्री का उत्पादन करने में लगी होती है और उपभोग वस्तुओं की उस दौरान देश में कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, लेकिन आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। और उसका परिणाम क्या होता है? लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है और आर्थिक कल्याण घट जाता है। इसके अलावा अक्सर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि के बावजूद भी आर्थिक कल्याण घट सकता है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? जबकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप समाज के अमीर वर्गों की आय तेजी से बढ़ती है और गरीब की आय जो है वो, उसका जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है उसका पूरा फायदा अमीर वर्ग को मिलता है, उसकी आय तेजी से बढ़ती है, और गरीब वर्ग को उसका फायदा नहीं मिलता है और उसकी आय पहले से भी कम हो जाती है। यानी कि आय की विषमताएँ जो हैं तेजी से बढ़ती हैं। तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है, बावजूद उसके आर्थिक कल्याण घट जाता है। दूसरे शब्दों में अमीर ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब अमीरों का आर्थिक कल्याण बढ़ता है और गरीबों का आर्थिक कल्याण घटता है तो कुल आर्थिक कल्याण जो होगा वो घटेगा। तो ये भी एक स्थिति है कि जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों बढ़ रही हैं लेकिन आर्थिक विषमता बढ़ रही है, तो उस स्थिति में कुल कल्याण हमारा आर्थिक का जो है वो घटेगा। नेक्स्ट फैक्टर है जो प्रभावित कर युद्ध कल्याण को, वो है खर्च करने की विधि। तो यानी कि उपभोक्ताओं द्वारा किन वस्तुओं पर किस तरीके से अपनी आय को खर्च किया जा रहा है। तो आर्थिक कल्याण पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रभाव लोगों द्वारा अपनाए गए खर्च करने की विधियों पर भी निर्भर करता है। यदि आय में वृद्धि के साथ लोग दूध, घी, अंडे, पंखे, टीवी इत्यादि आवश्यकताओं और सुविधाओं पर खर्च करते हैं जो उनकी दक्षता में वृद्धि करते हैं, तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है। लेकिन इसके विपरीत यदि शराब पीने, जुआ खेलने आदि पर इस आय में वृद्धि को खर्च किया जाता है तो आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। और वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि या कमी लोगों के रुचि में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। तो राष्ट्रीय आय में बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी, तो उसके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी या नहीं, ये किस पर निर्भर करेगा? लोगों के रुचि और अधिमान पर। यदि बेहतर माल की खपत की दिशा में लोग अपनी बढ़ी हुई आय को खर्च करते हैं तो उससे आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। और यदि जो ऋणात्मक उपयोगिता वाले या जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं माने जाने वाले व्ययों पर उस आय को बढ़ी हुई आय को खर्च करते हैं तो उससे आर्थिक कल्याण घटेगा। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है
कि यद्यपि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण निकट रूप से अंतर संबंधित हैं, यानी कि क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, फिर भी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रत्युक्त आय में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि राष्ट्रीय आय और प्रत्युक्त आय दोनों में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक कल्याण अनिवार्य रूप से बढ़ेगा, ऐसा स्पष्ट या निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि या कमी, जनसंख्या की वृद्धि की दर, आय अर्जित करने के तरीके या दशाएं, काम करने की दशाएं और खर्च करने की पद्धति, रुचि और फैशन जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। तो आय में वृद्धि होगी तो कल्याण में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, वो इन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन के फलस्वरूप कल्याण पर प्रभाव। तो राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। पहला है गरीब से अमीर की ओर धन का स्थानांतरण, और दूसरा होता है अमीर से गरीब के लिए धन का स्थानांतरण। तो पहले वाला देखते हैं, गरीब से अमीर के लिए धन का स्थानांतरण कैसे होगा। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप धन का हस्तांतरण उपरोक्त तरीके से, यानी कि गरीब से अमीर की ओर जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है, तो उससे आर्थिक कल्याण में कमी आती है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। यह तब होता है जब सरकार अमीर वर्गों को अधिक विशेषाधिकार देती है, अधिक छूट देती है, और गरीबों पर अधिक तेजी से बढ़ने वाले प्रतिगामी कर लगाती है, रिग्रेसिव टैक्सिंग लगाती है गरीबों पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अमीर और गरीब हो जाता है और आर्थिक कल्याण जो होगा वो घट जाता है। दूसरा है अमीर से गरीब के लिए धन का हस्तांतरण। तो गरीबों के पक्ष में धन का पुनर्वितरण अमीरों के धन को कम करके और गरीबों की आय में वृद्धि करके लाया जाता है। तो इसमें क्या करा जाता है, अमीर वर्गों की आय को कम करने की कोशिश की जाती है और गरीबों की आय को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब अमीर वर्गों की आय को कम करने के कई उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि आय और संपत्ति आदि पर प्रगतिशील कर लगाए जाते हैं। आय और संपत्ति बढ़ेगी, आप पर रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि इंडिया में भी है। एकाधिकार पर रोक लगाई जाती है कि बड़ी बड़ी पूंजीपति हैं वो पूरे मार्केट को कब्जा नहीं कर लें, उस पर रोक लगाई जाती है। सामाजिक सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है ताकि सस्ती दरों पर सभी को उपलब्ध हो सके। और महंगे और विदेशी सामानों पर शुल्क लगाया जाता है जो कि उपयोग किया जाता है अमीरों वगैरह से। तो अमीरों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर ऊंची टैक्स की रेट लगाई जाती है। ये हो गए अमीरों की आय को घटाने के या उनको कम करने के। दूसरी ओर जो है गरीबों की आय में बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी जाती है, उससे नीचे किसी को मजदूरी नहीं दे सकते आप। गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाता है और उन सामानों की कीमतों को तय कर दिया जाता है। उन सामानों की कीमतों को आप उस रेट से ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसके अलावा सब्सिडी भी दी जाती है उन वस्तुओं के उत्पादकों को ताकि उनकी रेट कम मिल सके गरीबों को। इसके अलावा सहकारी माल के माध्यम से माल के वितरण के द्वारा सहकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती रेट पे गरीबों को माल वितरित किया जाता है, सामान बेचा जाता है। और गरीबों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके भी इन वस्तुओं के उत्पादकों को वित्तीय सहायता के रूप में भी दी जाती है, यानी कि सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको या फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज दी जाती हैं। जब इन तरीकों से आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अब ये लेकिन इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय के समान वितरण से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति भी होती है कि जब आप अमीरों पे बहुत तेज़ी से टैक्स लगाते हैं और गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर अमीर के प्रति आपकी नीति तर्कसंगत नहीं है तो आर्थिक कल्याण कम होने की अधिक संभावनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत ऊंची दरों से भारी कराधान और प्रगतिशील कर लगाने से उत्पादक क्षमता, निवेश और पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो अमीर हैं वो अपना पैसा निवेश नहीं करेंगे उत्पादन प्रक्रिया में, तो उससे क्या होगा, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, निवेश कम होगा और हमारी राष्ट्रीय आय में तेज़ी से गिरावट आएगी। तो राष्ट्रीय आय ही गिर जाएगी तो हम लोग उपलब्ध सामान वस्तुओं की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी और हमारा आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। और इसके विपरीत जब सरकार के प्रयासों के माध्यम से गरीबों की आय में वृद्धि हो जाएगी तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं कि वो गरीब लोग जो हैं अपनी बढ़ी हुई आय को शराब पीने में, जुआ खेलने में और गलत कामों में खर्च कर सकते हैं, या फिर उनकी आय बढ़ने की वजह से उनकी जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है तो उस स्थिति में भी आर्थिक कल्याण घट जाएगा। तो ये दोनों स्थितियां हैं कि इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि गरीबों से
अमीरों से गरीबों की ओर धन का हस्तांतरण होए तो इस तरीके की परेशानियां उसमें हो सकती हैं। लेकिन ये जो दोनों स्थितियां ऊपर बात की गई है वो वास्तविक नहीं है, ये केवल आशंकाएं व्यक्त करती हैं, क्योंकि सरकार अमीरों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती हैं, प्रगतिशील कर लगाती हैं, और विशेष रूप से ये ध्यान में रखती हैं कि कराधान का उत्पादन निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। बस वो उस स्तर तक ही करों का बोझ अमीरों पर डालती है ताकि उत्पादन की और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े उन टैक्सेस का। दूसरी ओर जब एक गरीब आदमी की आय बढ़ती है तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करता है और अपने जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश करता है, उससे उसका कल्याण बढ़ता है। तो ये तथ्य वास्तविकता ये है कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का अमीर से गरीब की ओर, उससे आर्थिक कल्याण वास्तविक अनुभवजन्य स्थितियों में बढ़ता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, बशर्ते कि गरीबों की आय घटने की बजाय बढ़े और वे अपने जीवन स्तर में उससे सुधार लाएं। और ऐसे में अमीरों की आय में जो कमी आएगी, लेकिन इस तरह से उनकी आय में कमी लाई जाए ताकि उनकी उत्पादक क्षमता, निवेश और पूंजीक संचय में गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो अमीरों की टैक्स में कमी करने के उपाय अपनाने चाहिए, लेकिन वो उस हिसाब से अपनाए जाने चाहिए ताकि देश की निवेश, उत्पादन क्षमता और पूंजी संचय पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और उसका वितरण जो है आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है। तो ये हमने चर्चा की राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के अंतर संबंधों की। धन्यवाद।